तो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन हमारा काफी बढ़िया, जिस पर हम बात करने वाले हैं आपसे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा लेंस पर बेस्ड, उस लेंस पर बेस्ड क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। एग्रीकल्चर फिजिक्स, जिसकी हम बात करेंगे आपसे। एग्रीकल्चर फिजिक्स में स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter and -20 centimeter are held in contact हमें क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? तो सर हमें पूछा जा रहा है कॉम्बिनेशन निकालने की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट या आर ऐसा लिख लेते हैं, आर put in combination find the power of the combination ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से आता है। ये पहला तरीका जो आपको अभी हमने बताए हैं, एक पहला तरीका इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, और दूसरा तरीका वो भी बताएंगे आपको। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन है हमारा फोकल लंबाई -20 सेंटीमीटर तथा +10 सेंटीमीटर के दो लेंस संयोजन में रखे जाते हैं संयोजन की शक्ति ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे? काफी बढ़िया और यूनिक क्वेश्चनों में से एक है। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर जो है वो -1 डायोप्टर होगा, या -5 डायोप्टर होगा, या स्टूडेंट्स -3 डायोप्टर होगा, या स्टूडेंट्स -2 डायोप्टर होगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जरा देखिए, आपसे लेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। कुछ बता रहे हैं कि सर 0 पॉइंट होगा, जी अपना एक अलग ही आंसर लेकर आए हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए, ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। अच्छी बात है भाई, ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं। कैसे हैंडल करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को? तो बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया संयोजन की शक्ति निकालना है, हमें पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन बताना है। क्या फॉर्मूला होता है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन का? सर P = होता है 100/F। ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालना है। हम अब F का मान निकालना है, इसमें हम वैल्यू रख के फाइनल आंसर ला देंगे। चलो, तो सर हमारे पास में P है, 100 है, सर हमारे पास में F नहीं तो हमारा आंसर आ जाता। तो सर हमारे पास में F कितने? सर देखो, पहला वाला F1 ये है, और ये वाला हमारा F2 है। ये वाला क्या है सर? हमारा F1 का मान है, ये हमारा F2 का मान है।
तो शायद हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ा हुआ था, वो क्या थी सर? 1/f इक्वल टू f1 प्लस f2, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हम लोगों ने? फोकल लेंस का कॉम्बिनेशन है ये, फोकल लेंस के कॉम्बिनेशन है, पढ़े हैं? बोले यस सर, फोकस लंबाई का संयोजन है ये। चलो 1/f1 का मान कितना सर? f1 का मान माइनस में 20 है। f2 का मान कितना सर? 10 है, क्योंकि यहां पर लिखा है फोकल लंबाई, लिखा है ये साथ में फोकल लेंथ, तो f1 का मान ये है और ये हमारा f किसका मान हो गया? f2 का मान हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। 1/f1, दोनों में -10 और 20 का एलसीएम सर कौन है? सर दोनों में से बड़ा कौन है सर? 20 है, और 10 की टेबल में भी आ रहा है सर 20 एलसीएम हो गया। अब ये माइनस आप यहां लिखो चाहे यहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 20 का टेबल पढ़ो कि 20 आ जाए, कितने बार सर? 20 का टेबल पढ़ेंगे सर एक बार आएगा, एक का मल्टीप्लाई ऊपर वाले एक के साथ कर दिए, प्लस का प्लस। 10 का टेबल पढ़ो कि 20 आ जाए, कितने बार पढ़ेंगे सर? दो बार, दो का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए हमने। अब क्या होगा सर? 1/f इक्वल टू क्या हो गया? -1 1 जा 1, 2 1 जा 2 अपॉन 20 हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ये 2 में से 1 गए, क्या बचेगा सर? 1 बचेगा, नीचे हुआ सर 20। तो हमारा आंसर जो है सर 1/f इक्वल टू 1/20 आया। मुझे f का मान चाहिए, तो ये ऊपर नीचे कर लो, इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको नीचे ले आओ। तो f अपॉन क्या लिख सकते हैं? 1 बराबर 20 अपॉन भी क्या लिख सकते हैं सर? 1। 1 से 1 जो है वो आपस में कट गया, ऐसा मान लो या कंपेयर कर लो। तो f का मान कितना आ रहा सर? f का मान हमारा निकल कर आ रहा फाइनल यहां से 20 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। बोले सर ये हमारे f का मान आया जो हमें यहां पर रखना था, इस फॉर्मूले में रखना था f का मान। बोले यस सर रख दीजिए। चलो रख दिए हमने, कितना निकाल के लाए सर? 20 सेंटीमीटर। काटो जरा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 5 जा क्या हुआ सर? 10 हुआ, 5 आया। और आपको पता है स्टूडेंट्स, पावर की जो यूनिट होती है किसमें सर? पावर की यूनिट किसमें? बोले सर लेंस में। लेंस में यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर। ये जाए तो आसानी से बनना चाहिए। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो दिया गया था, यहां पर स्टूडेंट्स आपके पास में 13 था, यहां पर स्टूडेंट्स आपके पास में 15 था। एक में कितना था? 13 था, 30, और एक में आपके पास में 15 था। अब क्या आंसर होगा जरा देखिए, बताइए। क्या इसका आंसर भी 5 निकल कर आएगा? सॉल्व कर लीजिए जी। F1 का और F2 का मान आपके पास में दिया गया है, संयोजन की शक्ति ये वाला है, यहां से F निकालो, F का मान रख दो, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन आपका निकल कर आ जाएगा। 10 डायोप्टर आपका आंसर आ रहा है जी। चलो 10 आंसर लाए बोले आपने, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 10 आया। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 1/f1। F1 का मान कितना सर? 30 है। F2 का मान कितना सर? हमारे पास में 15 है। दोनों का एलसीएम क्या सर? बड़ा कौन है सर? 30 है। 15 के टेबल में आता सर 30 एलसीएम हो गया। 30 का टेबल पढ़ो, 30 आ जाए सर एक बार, एक का मल्टीप्लाई ऊपर वाले एक के साथ, प्लस का प्लस। 15 का टेबल पढ़ोगी 30 आ जाए, कितने बार सर? 15 2 जा दो बार, दो का मल्टीप्लाई ऊपर वाले एक के साथ, 1 1 जा 1 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया, अपॉन में क्या हो गया सर? 30। ये हो गया 3/30, कट रहा है सर 1 अपॉन ये 3 10 जा 30। तो हमारा 1/f का जो मान है, 1/f का मान कितना आया सर? यहां से 1/f का जो मान है वो सर हमारा 1/10 आया है। तो हमें क्या चाहिए सर? हमें f का मान चाहिए, तो ये ऊपर नीचे कर लो, f/1 कर लो, तो 10/1 हो जाएगा। 1 से 1 कट गया या कंपेयर हो गया। f का मान हमारे पास में 10 आया, वही मान उठा के हमें कहां रखना सर? यहां रखना था। कितना होगा सर? 10 10 जा, तो स्टूडेंट्स क्या आया? 10 डायोप्टर आया, और आंसर हमारा माइनस में नहीं आया, तो इसे हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, +10 डायोप्टर। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं, जरा देख लीजिए, लेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बनेंगे या नहीं बनेंगे, चेक कर लीजिए। बन जाएंगे, वेरी गुड। चलिए इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे आपसे।
if the resistance of an electric iron is 50 ohm and a current of 3.2 ampere flows through the resistance find the voltage between 2 points। जी कैसे हैंडल करेंगे, क्या क्या दिया है? तो सर हमें एक संधारित्र दिया गया है जिसमें क्या दिए गए हैं सर, हमारे पास में किसका मान है सर, ओम जो है, बोलिए सर ओम दिया गया है, साथ में किसका मान है सर, प्रतिरोध का मान है। तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, यदि किसी विद्युत क्या आयरन मतलब विद्युत स्त्री, आयरन मतलब प्रेस, विद्युत प्रेस का प्रतिरोध 50 ओम है और प्रतिरोध से 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज ज्ञात करें, या वोल्टेज होगा। बिना पेन उठाए का आंसर है ये, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने ओम का नियम पढ़ा है तो। सर ओम का नियम क्या होता है? सर ओम का नियम होता है हमारा V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या होता है सर, I और R होता है, ये हमारा ओम का नियम है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू I और R। अब हमसे कुछ भी निकालने के लिए जाए, कल को यदि हमसे वोल्टेज आएगा तो ये लगा देंगे, यदि हमसे क्या आ जाए कल को करंट आ जाए तो V अपॉन R कर देंगे फॉर्मूला, कल को यदि हमसे रेसिस्टेंस दिया जाए तो R इक्वल टू क्या कर देंगे, V अपॉन I कर देंगे। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। अब हमें क्या क्या दिया गया है देखो जरा सर, V इक्वल टू आई, आई मतलब क्या होता है सर, करंट दिया गया, देखो ये धारा का मान दिया गया, देखो करंट का मान दिया गया, कितना है, करंट का मान एम्पियर में होता है क्या? बोले हाँ सर, हमारे पास में आई का मान है 3.2 एम्पियर, आई का मान धारा का मान है, करंट जिसे हम लोग कहते हैं। बोले चलो ठीक, क्लियर है। फिर हमारे पास में क्या देखो यहाँ पर लिखा है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब क्या सर, हमारे पास में आर का मान भी कितना सर, 50 ओम है। तो बिना पेन उठाए आपका आंसर आएगा, कितना होगा कर दीजिए सर, 1 0 का 0, 5 2 10 का 0, कैरी ओवर ऑन 5 15 और 16, कितना निकल कर आ रहा आंसर, 160। चेक करो 160 हो, ये आ गया वोल्टेज। चाहते तो क्वेश्चन पेपर में आपको देखते बराबर से आंसर ला सकते थे, आप आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बन जाएंगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो। ये रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है, यहां पर 38 आया है, एक बार यहां पर 1.6 के लिए आया हुआ है, कर लो मल्टीप्लाई। कुछ भी पूछा जा सकता है, वोल्टेज पूछा जा सकता है, वोल्ट यदि आया तो वोल्ट में रखा रहेगा, आई यदि आया तो एम्पियर में रहेगा, रेसिस्टेंस आया तो ओम में रहेगा, यूनिट से हमें पहचान करना होगा। 38 ओम है और ये आपका 1.6 है। आई और आर का मान दिया गया है, रख दो आई और आर का मान। क्या है आई का मान सर, आई का मान हमारे पास में 1.6 है, आर का मान हमारे पास में 38 है, बस जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही फाइनल आंसर होगा।
जिसको मल्टीप्लाई नहीं करना आता वो ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले ये पॉइंट भूल जाओ, 16 मान के चल लो उसको। 8 छिंग 48 हो गया, 4 बचा, कितना हो गया सर ये 6 3 18, 8 1 कम 8, कितना हो गया 26, और ये 4 30, कैरी ओवर हो गया 3 3 बन जा 3 और 3 6 जी। कितना आया सर? ये आया हमारा 608। अब वो आप जो नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो उससे भी करके देख सकते हो, या ट्रिकी मल्टीप्लाई करना ट्रिकी वाला करके देख लो, ये हमने ट्रिकी बता दिए। 8 छिंग 48 का 8 हासिल का बचा 4, 6 3 18, 18 और 4 कितना हो गया सर 22 हो गया, फिर 8 1 कम 8 हो गया, फिर 3 1 कम 3 हो गया, ये 8 का 8 8 तो 10, ये तब भी वही आएगा। तो आप ट्रिक से करें तो स्पीड से थोड़ा सा कर सकते हैं। बोलो सर यस बिल्कुल लिख लिया हमने। अब पीछे से एक संख्या में पॉइंट था, एक संख्या बाद, पीछे से एक संख्या बाद था, पीछे से एक संख्या बाद लगा दिए, 60.8 क्या हो गया सर वोल्टेज में आंसर आ गया जी। जिनको ट्रिक वैसे ही आता भाई वैसे ही करें, क्योंकि गलत तो करना नहीं है पेपर में, ठीक है। ट्रिक के चक्कर में गलत कर बैठोगे नहीं तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। बन जाएंगे या नहीं बनेंगे चेक कर लीजिए। सबको क्लियर है? इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, इफ 2 resistor is 3 ohm and 4 ohm, 3 ohm or 4 ohm are connected in parallel what is the resistance of the circuit बहुत ही यूनिक क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है आपका, आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? यदि दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 4 ओम कैसे जुड़े हैं? पैरेलल जुड़े हैं, समांतर जुड़े हैं, तो परिपथ का, ठीक है, क्या बताना है सर? परिपथ का जो रेसिस्टेंस निकलेगा वो हमें बताना है। क्या बताना है? उसका रेसिस्टेंस बताना है। तो क्या होना चाहिए जरा बताइए आंसर, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे आप? यदि दो प्रतिरोध या अवरोध के नाम से जिसे जाना जाता है, तो क्या फाइनल आंसर आप इसका लगाना चाहेंगे जी? तो परिपथ का क्या बताना है? प्रतिरोध होगा, कुल मतलब टोटल मिला के, क्योंकि 2 रेसिस्टर आपको दिए गए हैं, उसका रेसिस्टेंस आपको बताना है, उसका आपको कुल प्रतिरोध जो है वो निकाल के लाना है। किस तरीके से निकालेंगे आप? सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, यदि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल है, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है वैसे ही हैंडल करना है। तो सर रेसिस्टर आया है, और यदि समांतर पैरेलल की यदि हम बात कर रहे हैं, यदि वो समांतर में यदि जुड़ा हुआ है तो हमें बताना आर, प्रतिरोध का मतलब आर होता है। तो क्या फॉर्मूला होगा सर? 1/r इक्वल टू क्या होगा? R1 + R2 होगा। जब भी समांतर आएगा ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, आपके पास में वैल्यू भी है, लगा दो। फाइनल आंसर क्या होगा? ये वाले फॉर्मूले में आपके पास में ये R1 है, ये वाला आपके पास में R2 है, हमें R का मान चाहिए। क्या आंसर होगा? क्या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो 7/12 होगा, या इसका आंसर स्टूडेंट्स 12/7 होगा जी? या स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो 3/13 होगा, या स्टूडेंट्स 2/7 होगा? किस आंसर के साथ जाएंगे आप देखिए।
ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे? चलिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बस सबसे बड़ी लापरवाही आपकी यही है बेटा। आप यदि ऐसे लापरवाही करेंगे तो आपके आंसर नहीं आएंगे। चलिए, जल्दबाजी नहीं करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। 1/r का मान कितना सर? r का मान ये पहले वाला है, ये आपका दूसरे वाला है। एलसीएम क्या सर? ये 4 और 3 अलग अलग नंबर है सर। 4 और 3 अलग अलग नंबर सर। 4 तिया 12 कॉमन नंबर है, क्योंकि कॉमन हो रहा है, दोनों अलग अलग है ना, तो 4 तिया 12 दोनों के टेबल में आता है। एलसीएम लेना है हमें, या तो फिर आप एलसीएम लेकर देख लीजिए, जैसे आप चाहें। कैसे लेते हैं एलसीएम? सर एलसीएम लिया जाता है सर 3 और 4 का एलसीएम लेना। 2 से जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, 2 1 कम 2, फिर 3 से जा रहा, 3 1 जा 3। तो ये हमारा एलसीएम आया 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये हमारा आंसर है। तो 12 एलसीएम आएगा। आप जैसे चाहे वैसे एलसीएम लेकर देख सकते हो। एलसीएम लेना आपने सीखा होगा। बोले यस सर बिल्कुल। तो अब क्या करना है सर? 12 सर 3 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए। कितने बार सर? 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ प्लस ये 4 है, 4 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 के साथ में। 4 1 जा 4 हो गया, 3 1 जा क्या हो गया सर? 3 हो गया। अपॉन 12 है तो 12, 1/r का 1/r चल रहा है साथ में। बोलिए यस सर। अब 1/r इक्वल टू क्या हो गया सर? 4 और 3 7, 7/12। मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर लगाया है। ये लापरवाही है आपकी। यदि आप ऐसे लापरवाही करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, जबकि हमें आर का मान बताना है, 1/r का थोड़ी बताना है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो r/1 करेंगे तो ये क्या होगा सर? 12 हमारा 7 हो जाएगा। बोलिए यस सर। r का मान हमारा 12/7 आएगा, जिसे यदि हम काटेंगे तो 1.71 भी आ सकता है यूं। ये हमारे आंसर बनेंगे जो हमें सॉल्व करके लेकर आना है। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे आंसर नहीं आएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जी। ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां पर फ्रेंड्स आपके लिए एक बार 5 के लिए आया है और एक बार 6 के लिए आया है। 5 और 6 के लिए यही सेम क्वेश्चन है। हैंडल कीजिए और क्या आंसर होगा जरा बताइएगा। जी वैल्यू रख दीजिए। 1/r1 का मान कितना है सर? 5 है, प्लस इसका मान कितना सर? 1/6 है। एलसीएम ले लो, 30 आएगा। आप बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन सॉल्व कर, कोई टफ क्वेश्चन आपके लिए ये नहीं है जी। 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। या तो ये आंसर लगाएंगे 30/11, या फिर आपका आंसर जो है वो 2.7। और यूनिट क्या होती है? रेसिस्टेंस की। यदि हमसे पेपर में रेसिस्टेंस आएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? ओम होगा, और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। बिना पेन उठाए भी हम आंसर ला सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चनों को। देख लीजिए आप बनेंगे या नहीं बनेंगे। सर ये तो बहुत इजी है, आसानी से हैंडल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे उत्तल दर्पण और आपके अवतल दर्पण पर बेस्ड क्वेश्चन की। पेपर में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है हमारा। 5 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the
principal axis of a convex lens of focal length 20 centimeter, the distance of the length या the distance of the object from the lens is 30 centimeter. Find the position. जी, इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे हैंडल करेंगे? बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। हमें क्या बताना है? बोल सर हमें स्थिति बताना है, स्थिति का मान क्या होगा? तो क्या लिखें क्वेश्चन में? एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है, लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो स्थिति होगी जी। जब लेंस पर हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जी, ट्राई करके देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसे। कैसे करना होता है? तो सर हमसे लेंस पूछा गया है, लेंस के बारे में पूछा गया है, हमें लंबाई भी दी गई है और हमें फोकस दूरी भी दी गई है, उत्तल लेंस की बात हो रही। तो सर हमें लेंस का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता भैया लेंस का फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे लेंस का फॉर्मूला है। जब हमें दूरी दी जा रही है तो हमें दो दूरी दी जा रही है, दोनों के लिए हमें ये रखना पड़ेगा। बोलिए सर एक 30 है और एक हमारे पास में क्या है सर 20 है, दो वैल्यू है 30 और 20। देख लीजिए, पहली क्या है सर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और दूसरा ऑब्जेक्ट से कितना है सर 30 है। तो एक 20 है और एक हमारे पास में 30 है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे सर? वैल्यू रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा सर? वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने कुछ चीजों को पढ़ा होगा, नोटिस किया होगा, बताने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। ऑब्जेक्ट का जो साइज दिया गया है, जो आपको वस्तु दी गई है, वस्तु कितना है जरा देखो सर। वस्तु दी गई सर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हमें वस्तु दी गई है 5 सेंटीमीटर। बोले चलो ठीक, क्लियर है। फिर क्या दिया गया सर? हमें फोकल लेंथ दी गई है, फोकल हमें लेंथ दी गई है। फोकल लेंथ मतलब क्या हो गया सर? फोकस दूरी दी गई है। फोकस दूरी कितना भैया? फोकस दूरी हमारे पास तो सर ये 20 सेंटीमीटर दी गई है। बोले हाँ है, 20 सेंटीमीटर है। फिर हमारे पास में क्या दिया गया है? जरा एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है। क्या कहा गया है? लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है? लेंस से वस्तु की जो दूरी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, क्या होती है जी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है कितना है? तो सर हमेशा नेगेटिव होती है। हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो मान दिया गया सर, ये फोकल लेंथ जो दी गई सर, ये एफ का मान है। देखो साथ में लिखा एफ लिखा है, एफ का मान दिया गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ये क्या किसका मान होता? तो सर इसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है यू, याद रखना।
ये यू का मान होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो हमें यहां पर क्या निकालना है, यदि आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा अभी फिलहाल। तो सर हमारे पास में u है, हमारे पास में f है, हमें v का मान निकालना है, हमें v निकालना है। बोले चलो निकाल लेते हैं v का मान। कैसे निकालेंगे सर, 1/f का मान कितना है, ये मान हमेशा नेगेटिव आता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, सिंबल नेगेटिव का लगाएंगे। फोकल लेंथ कितनी सर, 1/20। v का मान क्या सर निकालना है, ये माइनस हमारा, और u का मान भी कितना सर, ये भी माइनस में है, ये माइनस और माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गए। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, आगे स्टेप में जाके प्लस हो जाएंगे। अब ये प्लस में है, हमें v का मान निकालना, इधर जाएगा सर, ये माइनस में हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/30 बराबर क्या हो गया सर, v हो गया। निकालो भाई v का मान क्या होगा, v का मान निकालिए। जी, तो सर यदि हमसे v का मान पूछा जाएगा तो सर एलसीएम 20 और 30 दोनों किस में आते हैं सर, दोनों 60 में आते हैं। 20 के टेबल में भी 60 आता है, 30 के टेबल में भी 60 आता है, तो कॉमन नंबर लेना होता है, आप एलसीएम लेके देख लो। 20 का टेबल पढ़ो कि क्या जाए 60 जाए सर, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 30 का टेबल पढ़ो कि 60 जाए सर, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। बराबर में क्या सर, 1/v है, एलसीएम ले लो लगे तो क्या हो गया, 3 में से 2 गया सर, 1 बचा, 1/60 हुआ बराबर v का v। मुझे v का मान चाहिए तो चीजें पलट जाएंगी, 60/1 हो जाएगा, v/1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, v का मान कितना आ गया सर, 60 आ गया। और यही उसकी क्या थी सर, यही उसकी पोजीशन थी 60 सेंटीमीटर, यही उसका क्या हो गया, आंसर बन गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे, ये तो सिर्फ एक चीज हो गई, आपसे स्थिति पूछा गया है। क्या पूछा गया है, आपसे स्थिति पूछा गया। अब स्टूडेंट्स आपने शायद एक और नाम जरूर सुना होगा, मैग्निफिकेशन, सुना है क्या, सुना होगा। बोले यस सर, पेपर में आपसे क्या पूछ लिया जाता है, मैग्निफिकेशन निकालो। अब ये मैग्निफिकेशन क्या चीज होती है, इसी क्वेश्चन में आगे की ओर यदि आप बढ़ोगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, जिसे हम लोग बोलते हैं वृद्धि, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, वृद्धि के नाम से जानते हैं। जी, क्या होती है स्टूडेंट्स ये वृद्धि, सुना होगा कहीं ना कहीं आपने नाम, जरा निकालो, कैसे निकालोगे, वृद्धि का मान निकालना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बस इसे हम लोग कहते हैं वृद्धि। कैसे निकलेगा आपका मैग्निफिकेशन, किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि भैया लेंस मैग्निफिकेशन हमें निकालना है, बोलो सर वृद्धि से समझ में नहीं आ रहा, कोई दूसरा नाम बता दीजिए। चलो आपको और याद दिलाते हैं, इसका नाम आपने सुना होगा आवर्धन क्षमता। अब कुछ याद आया, आवर्धन क्षमता याद आ गया, बोले जी सर बिल्कुल याद आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपसे आवर्धन क्षमता यदि पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्या, v/u, v/u, केवल v/u होता है। v का मान कितना है सर, v का मान हमारे पास में 60 है, u का मान कितना है, v का मान अभी निकाल के लाए हो, और u का मान कितना सर, -30, भाग दे दो सर, -2 आएगा, और यूनिट सेंटीमीटर में है, तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी सर, -2 सेंटीमीटर होगी। आवर्धन क्षमता क्या होगी सर, -2 सेंटीमीटर होगी। जी, क्लियर है। यदि आपसे आवर्धन क्षमता भी पूछा जाएगा तो एक ही क्वेश्चन आपको दो तरीके से आ सकता है, या तो स्थिति के लिए आएगा या तो इस तरीके से आएगा। चलो, आई होप सबको क्लियर हो गया होंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन को आपने अभी देख चुका है, बनेंगे ऐसे क्वेश्चन या कोई डाउट है सर, क्लियर है। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा घर्षण पर बेस्ड है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। शायद आप सभी लोगों ने जरूर कभी ना कभी घर्षण के बारे में पढ़ा है, बिना घर्षण के आप चल फिर नहीं सकते, बिना घर्षण के कोई काम नहीं हो सकता।
यस सर, ये तो कॉमन चीजें हैं, जानते हैं हम इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, घर्षण के टाइप जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ा होगा आपने, घर्षण के प्रकार पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, उसी टॉपिक को यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वन बाय वन। घर्षण पता है आपको कब लगेगा? किसी भी वस्तु में घर्षण कब लगता है, जरा बताइए। एनीवन? घर्षण प्रक्रिया कैसे काम करती है? तो सर, घर्षण प्रक्रिया के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि भैया घर्षण बल एक्चुअल में होता कैसे है। तो जब कोई पिंड गतिमान करता है, ठीक है, तो उसके तल पर क्या होता है? जब कोई पिंड चल रहा है या कुछ भी रखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स नीचे से उसको गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम लोग जी कहते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचता है, अपनी ओर खींचता है, और वो अपनी गति को आगे की ओर बढ़ाता है। तो यहां पर क्या करता है सर? यहां पर घर्षण बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है। जैसे ये चल रहा है, जैसे मान चलो आप कूद रहे हो, जैसे आप जंप कर रहे हो, तो ये बल आपको नीचे की ओर खींचेगा। कूदने के बाद में आप नीचे जमीन पर आ जाएंगे। लेकिन यदि आप यही जो काम है, कूदने वाला काम है, जंप करने वाला काम है, यदि आप ये चंद्रमा पर करोगे तो वहां पर ग्रेविटी नहीं लगती है। आप यदि कूदोगे तो जितनी ऊपर कूदोगे वहीं पर जाकर रुक जाओगे, नीचे नहीं आ पाओगे। लेकिन पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो सर, गुरुत्वाकर्षण लगता है तो क्या होता है? ये गति का विरोध करता है, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, तो सर चल पाते हैं। और खुरदरापन जो होता है, ये किसका काम करता है सर? ये घर्षण का काम करता है। जी सर, पढ़ा है हमने, ये सारी चीजें तो कई बार पढ़ी हुई हैं। आइए इसी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करते हैं। समझ में आ गया होगा घर्षण बल क्या होता है, डेफिनेशन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब घर्षण बल में जो आप चाहते हैं उस टॉपिक पर यदि आ जाए, तो पहला टॉपिक आपका होता है स्टूडेंट्स स्थैतिक घर्षण। घर्षण कैसे लगता समझ में आ गया होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, घर्षण, ये क्या चीज है? स्टैटिक घर्षण कहां पर लगता है? एनीवन? यदि आपसे स्टैटिक घर्षण के एग्जांपल पूछ लिए जाएं तो आप जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताइएगा कि कहां आपने स्टैटिक घर्षण को देखा हुआ है। कहीं देखा है स्टैटिक घर्षण को? बोले सर देखा है। कहां देखा है, जरा बताओ। कुछ एग्जांपल आपसे स्टैटिक घर्षण के पूछ लिए जाएं। ओके, मेज के ऊपर कोई बुक रखी है तो स्टैटिक घर्षण होगा। और तो स्टूडेंट्स, कोई भी स्टोन, यदि आप एग्जांपल पर बात करें तो स्टूडेंट्स कोई भी स्टोन ऑन द ग्राउंड, आपने देखा कोई भी ग्राउंड यदि होता है तो पत्थर, उसमें ग्राउंड पर पत्थर पड़े हुए होते हैं। किसी भी ग्राउंड के ऊपर क्या पड़े होते हैं सर? पत्थर रखे हुए होते हैं। बोलो यस सर, बिल्कुल देखा हमने। तो सर क्या होगा? तो किसी भी गार्डन में, गार्डन पर पत्थर होना देखा हमने। बोलो यस सर, गार्डन में पत्थर होते हैं। चलिए, और क्या है? और बताइए। चलिए, तो स्टूडेंट्स नॉर्मल एग्जांपल बता रहे हैं। टाइल्स ऑन अ रूफ, छत पर क्या लगा दिए हमने? छत पर क्या लगा दिए? टाइल्स लगा दिए। छत पर टाइल्स लगाना, रूफ पर। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सतह पर हमने क्या किया, जो भी चीज लगाया वो बिल्कुल उसके क्या है सर? उसके टच में है। उसके बिल्कुल क्या है सर? टच में है। तो वहां पर क्या होगा सर? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। वहां पर क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, सिंपल है। अब यदि स्टूडेंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए, ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें आपको जो है वो समझना पड़ेगा। आप यदि स्टूडेंट्स
स्टैटिक फ्रिक्शन यदि लगाते हैं तो Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी होता है। ये स्टैटिक घर्षण का क्या बनेगा सर, फॉर्मूला, क्योंकि आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन में लगा रहे हो। तो इसमें स्टूडेंट्स चीजों को क्या करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा क्या। जैसे मान के चलिए आपको सोफा घर में बोला गया कि भैया सोफे को थोड़ा सा क्या कर दो, पीछे की ओर पहुंचा दो, हल्का सा उसको क्या करना है, आपको खिसकाना है थोड़ा सा। तो यदि सोफे को खिसकाना है तो क्या करोगे, कौन सा फोर्स लगेगा वहां पर, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो बल लगने वाला है, स्टैटिक घर्षण लगेगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब यदि मैं आपको बोलूं भाई कार को धकेलना है, कार बंद हो गई है, टू व्हीलर बंद हो गई है आपकी और आपको उसको धकेलना है, क्या करोगे, कार यदि आपकी बंद हो गई है, उसे यदि आपको धकेलना है तो कैसे धकेलेंगे आप, तो सर उसको धक्का लगाना पड़ेगा। तो यदि आप धक्का लगा रहे हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो सर वो स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल होगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक। चलो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में सेकंड नंबर पर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है सर्पी घर्षण क्या होता है। तो सर जो सर्पी घर्षण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण को ही क्या कहा जाता है, गतिक घर्षण के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है या इसी को काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जाना। अब इसमें क्या चीज होती है, यदि आपसे पेपर में दिया जाए भैया स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल बताओ, तो वो आपने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, झूलते रहते हैं, देखा क्या आप लोगों ने जी, कहां झूलते हैं सर, बगीचे वगैरह में खेलते रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल पर यदि हम चर्चा करें कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या लिखेंगे आप इसके एग्जाम्पल में जी। स्लाइडिंग का एग्जाम्पल, वो जो लड़कियां लोग जो हैं वो क्या करती हैं, एक रिंग लेकर अपने कमर से हिलाते रहती हैं, वैली डांस वाला, वो किसका एग्जाम्पल है सर, वो स्लाइडिंग का एग्जाम्पल है। छोटे छोटे बच्चे वो गेम खेलते रहते हैं, वैसा उनका क्या होता है, रोलर कोस्टर होता है, जिसमें से वो क्या करते हैं, यहां से ऐसे स्लिप होते रहते हैं, ऐसे स्लिप होते हैं। बोले यस सर, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आप कहीं पर गिर गए स्लिप होकर, यदि आप कहीं पर क्या हो गए, स्लिप हो गए, तो क्या होगा, स्टैटिक का एग्जाम्पल माना जाएगा। बोले यस सर। तो अ चाइल्ड स्लाइडिंग डाउन थ्रो अ स्लाइड इन अ पार्क, ये होगा जो हमारा कोस्टर होता है। इसमें क्या करते हैं, कोस्टर में जो झूला होता है, इस झूले से क्या करते हैं, वो इस तरीके से स्लाइड मारते हैं। तो बोले यस सर, ये एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे, सर्पी घर्षण के होंगे, या गतिज गतिक घर्षण के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा थर्ड नंबर पर आता है रोलिंग घर्षण। नाम सुना होगा आप लोगों ने, रोलिंग घर्षण जी, रोलिंग फ्रिक्शन। ये कैसा होता है, रोलिंग वाला कैसा होता है, कहीं भी गोल गोल घूम जाओ। और कोई, रोलिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें रोल बनाया जाता है, गोल गोल करते हैं किसी भी चीज को। वेरी गुड। और कोई रोलिंग के एग्जाम्पल बताना चाहे तो स्टूडेंट्स रोलिंग की यदि हम बात करेंगे तो रोलिंग के एग्जाम्पल में स्टूडेंट सबसे पहले एग्जाम्पल हमारा आएगा किस चीज का जी। तो स्टूडेंट्स किसी भी गोलाकार पथ पर किसी भी व्यक्ति का क्या होना सर, गोल चलना। जैसे वो मौत का कुआं था एक, आपने सुना होगा, रोलिंग में वो मौत का कुआं नहीं आता। बोले सर देखा है, मौत का कुआं देखा है। चलो, मम्मियां लोग रोटियां बनाती हैं तो रोटी के ऊपर बेलन चलता है क्या,
मम्मियां लोग जब रोटी बनाती हैं तो बेलन चलता है उसके ऊपर, बोले यस सर बेलन चलता। बेलन किसका एग्जाम्पल होगा? तो सर बेलन भी जो है वो यहां पर रोलिंग का एग्जाम्पल होगा, रोलिंग घर्षण, क्योंकि उसको रोल कर रहे हैं बार 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 बार, क्या हो रहा है वो उसके ऊपर रोल हो रहा है। चलिए बोले यस, ये भी इसका एग्जाम्पल होगा। कुछ लोगों को स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करते देखा है, स्केटिंग करते हुए देखा है, वो पैर में वो स्केटिंग कर लेते, स्केटिंग वाले जूते पहनते हैं और फिर वो पैर से क्या करते हैं, लंबे लंबे चलते हैं, देखा है सड़कों पर चलते हुए? बोले यस बिल्कुल ठीक, देखा हुआ है। हेलीकॉप्टर की पंखियां किसका एग्जाम्पल है? रोल होती है हेलीकॉप्टर की पंखियां, हेलीकॉप्टर में पंखियां होती हैं, एरोप्लेन में नहीं। एरोप्लेन में तो क्या होते हैं, क्या लगे होते हैं? जी सर इंजन लगे होते हैं, उसमें एक इंजन लगा हुआ होता है अलग से, दो बाहर देखा होगा आपने? बोले यस सर बिल्कुल देखा है। तो फ्रेंड्स जो एयरप्लेन होते हैं, एयरप्लेन में जो इंजन लगा हुआ होता है उसमें भी क्या होते हैं सर, फैन टाइप के लगे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने? बोले यस सर देखा हुआ है। देखा है नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। तो फ्रेंड्स जब ये घूमते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, तो सर ये रोल हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं सर, रोल हो रहे हैं। तो यहां पर क्या लगेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? वो सर इसे बोला जाता है टर्बो इंजन। नाम सुना होगा टर्बो, हाँ जो पंखे होते हैं उसको टर्बो कहते हैं, टर्बो इंजन वाला सिस्टम होता है उसमें। हाँ फैन, तो सर वो क्या हो जाएगा सर, रोलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। जो गोल गोल वाले घूमने वाली चीजें एक के ऊपर एक क्या हो रही बार बार, वो हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स इसके बाद में फोर्थ नंबर पर हमारा आता है तरल घर्षण। तरल घर्षण आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, फ्लड फ्रिक्शन। ये क्या होगा, तो सर ये लिक्विड में होगा। जैसे हम लोग छोटे छोटे क्या करते हैं, किसी कागज के टुकड़े को यदि हम किसी ऊंचाई पर फेंक दें तो क्या होगा बताइए? फ्लड फ्रिक्शन का एग्जांपल यदि आपको दिया जाए तो स्टूडेंट्स एक टुकड़े को लेते हैं और उस टुकड़े को स्टूडेंट्स हम लोग नॉर्मली फेंक देते हैं, तो क्या होगा, उसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा? और एक को लिक्विड के साथ फेंकते हैं तो क्या नजर आएगा आपको, बताओ? एक टुकड़े को लिक्विड के साथ फेंक रहे हैं नीचे की ओर, और एक टुकड़े को, ठीक है, वैसे ही नॉर्मल फेंक रहे हैं कागज के टुकड़े को एक ऊंचाई से, तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? तो सर जिसमें लिक्विड रहा होगा वो नीचे आएगा। बोले सर क्यों आया नीचे, क्यों नीचे आया? तो सर उसको क्या हो रहा है सर, उसको ग्रेविटी भी खींच रही ना साथ ही साथ में, क्योंकि इसमें लिक्विड आ गया। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल में यदि हम चलें, फ्लड फ्रिक्शन के एग्जांपल में चलें, तो स्टूडेंट जो स्विमर होता है, जो स्विमिंग करते हैं, वो इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? स्विमर, स्विमिंग करने वाले आएंगे। जो स्विम कर रहा है वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा? बोले यस सर। जो तैराक होगा, जो स्विमर होगा, जो स्विम कर रहा है वो इसमें आएगा फ्लड में। बोले चलो ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स जो फिश है हमारी, फिश, फिश इसके एग्जांपल में आएगी। फिश, फिश इन दी वाटर, मछलियां, पानी में जो मछलियां हैं वो क्या जो गति कर रही हैं, वो यही गति है फ्लड फ्रिक्शन की। बोले यस बिल्कुल है। तो ये स्टूडेंट्स तरल में जो गति होगी वो हमारी फ्लड फ्रिक्शन में आ जाएगी। ओके ठीक, बन जाएगा आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी और डिटेल में चलते हैं, शायद आपने पढ़ा हुआ होगा। एक टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा लॉटनिक घर्षण। सुना है क्या आपने लॉटनिक घर्षण? जी, ये आपका बेसिक था जो आपको अभी बताया गया है। अब थोड़ा सा डिटेल की ओर बढ़ेंगे आगे। लॉटनिक घर्षण,
कहां लगाया जाता है स्टूडेंट्स लॉटनिक घर्षण को? जी, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। लॉटनिक घर्षण किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? लॉटनिक घर्षण। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लॉटनिक में। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, लॉटनिक घर्षण को ही रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। लॉटनिंग मतलब वो वही 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 क्या हो रहा है, लौट रहा है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो लॉटनिक घर्षण को क्या कहा जाता है? अब तो नहीं होगा कंफ्यूजन? बोल सर नहीं होने वाला है। इसी को रोलिंग फ्रिक्शन भी कहा जाता है, जो आपको भी बता दिया गया है। लेकिन यदि नहीं बताते हैं तो कुछ लोग ये नाम से घबरा जाते हैं कि ये आज तक तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारी बुक में भी कई बार नहीं मिलता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलो, इसके बाद में स्टूडेंट्स, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया घर्षण का फॉर्मूला क्या है, तो आपको फॉर्मूला अभी हमने बता दिए। एफ इक्वल टू क्या होता है सर? म्यू एस एम जी होता है, ये फॉर्मूला मिलेगा। या एफ इक्वल टू क्या मिलेगा? म्यू आर मिलेगा। ये घर्षण के क्या है? फॉर्मूले हैं। कई बार यदि आपसे फ्रिक्शन के फॉर्मूले पूछे जाते हैं तो आपको बनना चाहिए। चलिए, घर्षण बल की जो दिशा आप बता रहे हैं कि घर्षण बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत होती है, अपोजिट साइड में लगती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं आपने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट्स फ्रिक्शन वाला टॉपिक जो है यहां पर बेसिक तरीके से आपका हो जाता है। जरा कुछ फॉर्मूले के साथ में और डिस्कस करेंगे इसमें, देखते हैं आपसे फॉर्मूले बनते हैं या नहीं बनते हैं। आपसे स्टूडेंट्स कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया जाए, घर्षण गुणांक, इसका क्या फॉर्मूला होता है? घर्षण गुणांक आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, कॉफिशिएंट पढ़ा है? बोले यस, पढ़ा हुआ है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसका फॉर्मूला? जी, तो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला निकलता है, क्योंकि कॉफिशिएंट का मतलब होता है यहां पर म्यू। म्यू होता है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? एफ अपॉन आर हो जाएगा, एफ अपॉन आर। घर्षण गुणांक यदि पूछा जाएगा तो ये उसका क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा। चलो, अब यदि स्टूडेंट्स आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? घर्षण कोण क्या होगा? घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसी भी एंगल बनाने के लिए आपसे पेपर में दिया जाए तो क्या लिखेंगे आप फॉर्मूला? तो सर थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स म्यू एस होगा। ये फॉर्मूला है, ये घर्षण का क्या सूत्र है। इन फॉर्मूले को लगाकर आपको अपना आंसर लेकर आना है। जो भी वैल्यू दी जाएगी आपको वो वैल्यू रखेंगे और इन फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।